हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल फैक्ट लर्न। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिकल सेल एनीमिया के बारे में। सिकल सेल यानी कि क्या होता है, जो ऐसी शेप के जो स्ट्रक्चर रहता है इसे हम क्या कहते हैं, सिकल सेप कहते हैं। और एनीमिया यानी कि क्या होता है, खून की कमी का होना। इसीलिए इस डिसीज़ को सिकल सेल एनीमिया कहा जाता है। अब सिकल सेल एनीमिया जो है यह एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि आरबीसी को क्या करता है, अफेक्ट करता है, जिसे कि हम इरिथ्रोसाइट भी कह सकते हैं, आरबीसी को हम इरिथ्रोसाइट भी कह सकते हैं। तो ये जो है आरबीसी को अफेक्ट करता है। जैसे कि नॉर्मल जो ह्यूमन रहता है उसमें यह सर्कुलर आरबीसी रहती है, लेकिन इस डिसीज को हो जाने के बाद हमारे आरबीसी का जो शेप रहता है वो कैसा हो जाता है, यह क्रिस्टेंट शेप हो जाता है, जिसे कि हम सिकल शेप भी कह सकते हैं। जैसे कि यह हमारी नॉर्मल आरबीसी है। नॉर्मल आरबीसी में क्या होता है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन रहता है। लेकिन जो यह सिकल सेप आरबीसी रहेगी इसमें क्या होगा, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन सिंथेसाइज होगा। तो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन सिंथेसाइज हो जाने की वजह से यहाँ पर ऐसा शेप ले लेता है। क्यों ऐसा शेप, क्योंकि वहाँ पर जो है एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन सिंथेसाइज होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर हाइड्रोस्कोपिक पॉट जनरेट होते हैं। इसकी वजह से यह जो है आरबीसी ऐसा शेप ले लेती है। जैसे कि यह है नॉर्मल आरबीसी। नॉर्मल आरबीसी में यह है हीमोग्लोबिन का नॉर्मल स्ट्रक्चर, नॉर्मल हीमोग्लोबिन। नॉर्मल हीमोग्लोबिन में क्या होता है, दो बीटा चेन और दो अल्फा चेन रहता है, और दो बीटा चेन पे ऐसा स्ट्रक्चर रहता है। ये जो है अमीनो एसिड का सीक्वेंस है नॉर्मल आरबीसी में, नॉर्मल हीमोग्लोबिन में। लेकिन जब सिकल सेल हो जाता है तब क्या होता है, बीटा ग्लोबिन चेन पे जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या आ जाता है, म्यूटेशन। यानी कि अमीनो एसिड के सीक्वेंस में 6 नंबर के पोजीशन पर क्या आ जाता है, म्यूटेशन आ जाता है। वहाँ क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड प्रेजेंट रहता है नॉर्मल आरबीसी में, उसकी जगह सिकल सेल पेशेंट में जो है वैलिन आ जाता है। यानी कि ग्लूटामिक एसिड की जगह अगर वैलिन आ गया तो यहाँ पर जो है क्या होता है, सिकल सेल डिसीज होता है। और यहाँ पर एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन का सिंथेसाइज होता है, जिसे कि हम क्या कहते हैं, सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। तो सिकल सेल एनीमिया कैसे होता है, बीटा ग्लोबिन चेन पर 6 नंबर के पोजीशन पर म्यूटेशन आ जाने की वजह से होता है। ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिकल सेल डिसीज। जैसे कि हम जानती है नॉर्मल आरबीसी की जो लाइफ स्पैन रहती है 120 डेज की रहती है, लेकिन सिकल सेल जो रहती है, सिकल सेल आरबीसी की जो लाइफ स्पैन है वो रहती है 30 to 40 लाइफ स्पैन। उसकी लाइफ स्पैन कम हो जाती है। अब नॉर्मल आरबीसी है तो नॉर्मल आरबीसी में हीमोग्लोबिन भी नॉर्मल सिंथेसाइज होगा, तो उसकी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो भी नॉर्मली रहेगी। लेकिन सिकल सेल में क्या होता है, सिकल सेल पेशेंट में जो है एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन सिंथेसाइज होता है, तो उसकी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी रहेगी वो भी एबनॉर्मल रहेगी। यानी कि क्या होगा, यहाँ पर जो है नॉर्मल के कंपैरिजन में उसकी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे कि नॉर्मल आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन का प्रमाण रहता है वो 12 to 14 ग्राम तक रहता है, लेकिन सिकल सेल जो पेशेंट है उसकी आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन का प्रमाण रहता है वो कितना रहता है, 6 to 9 ग्राम ही रहता है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं हाउ टू ट्रांसफर पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। यानी कि सिकल सेल एनीमिया जो डिसीज़ है वह पेरेंट्स में से ऑफस्प्रिंग में कैसे ट्रांसफ़र होता है। सिकल सेल एनीमिया एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज़ है। यहाँ पर जो है हमने पेरेंट्स लिए हैं जिनके पेयर ऑफ जीन पे एक ही जीन जो है वो सिकल सेल का है। यानी कि पेयर ऑफ जीन जो रहती है उसमें एक ही जीन जो है सिकल सेल का है। यानी कि ये जो है दोनों फादर और मदर दोनों कैसे हैं, करियर है। अब इनकी जो आने वाली यानी कि जो प्रोजिनी रहेगी वो कैसी रहेगी, उसमें जो प्रोबेबिलिटी रहती है वो कैसी रहती है, हम वो देखने वाले हैं। तो यहाँ पर कैसा होगा, जो 25% ऑफ जो चांसेस है वो कैसे हैं, नो सिकल सेल जीन्स। यानी कि इसमें जो है सिकल सेल का कोई भी प्रमाण हमें देखने को नहीं मिलेगा। जो 50% चांसेस है वो कैसे हैं, वन सिकल सेल जीन्स। यानी कि करियर आएंगे, दोनों जो है वो करियर आएंगे। यानी कि पेयर ऑफ जीन में एक जो जीन रहेगा वो एक्टिव रहने वाला है, जैसे कि माता और पिता थे, और एक जो आएगा लास्ट 25% में ऐसी प्रोबेबिलिटी रहेंगी। वहाँ पर क्या होगा, जो पेयर ऑफ सिकल सेल जीन यानी कि सिकल सेल डिसीज़ वहाँ पर रहेगा, फुल्ली सिकल सेल वो वहाँ पर रहने वाला है। तो ये है बोथ ऑफ पेरेंट्स जब करियर रहेंगे तब। अब बात करते हैं हम, अगर एक कैसा है इनके जैसा, जैसे कि पेयर ऑफ सिकल सेल जीन्स है, और एक जो है ट्रेड है जैसे कि इनके जैसा।
अब ट्रेट और सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट में अगर क्रॉस हो जाता है तो हमें 50% जो चांस है वो कैसे मिलेंगे कि सिकल सेल एनीमिया पेशेंट है, और 50% जो है वो कैसे आएंगे करियर यानी कि सिंगल सेल जीन पे ही सिकल सेल का ट्रेट देखने को मिलेगा हमें। नेक्स्ट जो है, अगर बोथ ऑफ पेरेंट दोनों को सिकल सेल एनीमिया है यानी कि दोनों के जीन पे पेयर ऑफ जीन जो है सिकल सेल का प्रेजेंट है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो आने वाला ऑफस्प्रिंग रहेगा वो कैसा रहेगा, फुल्ली सिकल सेल यानी कि उसके भी पेयर ऑफ जीन पे क्या रहेगा सिकल सेल, यानी कि वो सिकल सेल पेशेंट ही रहेगा, ऐसा भी हम उसे कह सकते हैं। तो यह है सिकल सेल आरबीसी। अब इसके सिम्टम्स क्या क्या है, जैसे कि एनीमिया यानी कि क्या खून की कमी होना, पैर के जो जॉइंट्स है उसमें हमें जो है दर्द देखने को मिलेगा, जैसे कि जॉइंट्स में, हाथ के जॉइंट्स में, पैर के जॉइंट्स में, हैंड भी स्वेलिंग, हैंड पे स्वेलिंग, पैर पे स्वेलिंग हमें देखने को मिलती है। हमारे विजन में प्रॉब्लम आ जाता है, जैसे कि हमारे आई जो है वो येलो पड़ने लग जाती है और हमारी जो विजनरी पावर है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब जेनेटिक काउंसलिंग के बारे में, जेनेटिक काउंसलिंग यानी कि हम इसे प्रीनेटल डायग्नोसिस भी कह सकते हैं। प्रीनेटल डायग्नोसिस यानी कि क्या होता है, जैसे कि मदर एक बच्चे को जन्म देने वाली है, अब आने वाला जो बच्चा है उसमें सिकल सेल का जीन पास हो गया या नहीं हुआ, हमारा बच्चा नॉर्मल रहेगा या कैसा रहेगा, ये जानने के लिए जो यह टेस्ट की जाती है, अमीनोसेंटेसिस और कोरियोनिक विलॉय सैम्पलिंग, दो टेस्ट है प्रीनेटल डायग्नोसिस की। एक है अमीनोसेंटेसिस, अमीनोसेंटेसिस यानी कि जो है अम्यूनिटिक फ्लूइड कैरी किया जाता है और उसमें से पता लगा जा सकता है कि जो आने वाला बच्चा है वो कैसा रहेगा, नॉर्मल रहेगा या सिकल सेल का पेशेंट रहेगा। दूसरा रहेगा कोरियोनिक विलय सैम्पलिंग, एक सैंपल लिया जाता है विलय का, उसमें यह पता लगा सकते हैं हम कि क्या आने वाला बच्चा नॉर्मल रहेगा या सिकल सेल रहेगा। तो ये दो टेस्ट है प्रीनेटल डायग्नोसिस की, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि आने वाला बच्चा नॉर्मल रहने वाला है या सिकल सेल रहने वाला है। अब इस पर ट्रीटमेंट क्या है, तो मेन जो ट्रीटमेंट है वो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट। बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, जैसे कि छोटे बच्चों में यह कर दिया जाता है बोन मैरो ट्रांसप्लांट। अब बोन मैरो क्यों ट्रांसप्लांट किया जाता है, जैसे कि आप जानते ही होंगे हमारी जो आरबीसी सिंथेसाइज होती है वो बोन मैरो से ही होती है, और यह बोन मैरो से आरबीसी सिंथेसाइज होती है, इसीलिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाता है, क्योंकि जो न्यू आरबीसी सिंथेसाइज होंगी वो कैसी होंगी, नॉर्मल होगी, जिसमें कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन सिंथेसाइज होगा, एबनॉर्मल नहीं होगा, इसीलिए बोन मैरो का ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको सिकल सेल पेशेंट के बारे में बताता हूँ, सिकल सेल पेशेंट को कभी मलेरिया नहीं होता। क्यों नहीं होता मलेरिया, क्योंकि जो है मलेरिया का जो पैरासाइट्स है वो नॉर्मल आरबीसी में सर्वाइव कर सकता है। सिकल सेल का जो आरबीसी है वो सिकल सेल रहता है, इस आरबीसी में मलेरियल पैरासाइट सर्वाइव नहीं कर सकता, इसीलिए इनको कभी भी मलेरिया नहीं होता। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होंगी। ऐसी कई वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।